अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर ऑल गुड। आज हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। क्या होता है वेक्टर्स, किस लिए हमें यूज़ में आता है, आज हम इसके बारे में सब पढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास होती है फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PQ से। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PQ से? इस फिजिकल क्वांटिटी को इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है। कौन सी होती है वो दो चीज़ें? एक इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसका यूनिट। हम एक फिजिकल क्वांटिटी को तब डिफाइन कर सकते हैं जब उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ एक यूनिट हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 kg ऑफ एप्पल्स। ये 2 इसका मैग्नीट्यूड और ये kg इसका यूनिट। तो देखिए मैंने बोला 2 kg ऑफ एप्पल्स, ये मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इसमें मुझे डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला 2 kg ऑफ एप्पल्स, इसका मैग्नीट्यूड है और kg इसका यूनिट। इसने मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी अबाउट दिस फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी में मुझे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अब वेक्टर आया क्यों और किस लिए आया? फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा फ्रेंड मेरे घर पे बैठ रहे हैं। मान लीजिए ये 4 वे है। 4 वे जहाँ से 4 रास्ते जाते हो, और मान लीजिए इसके यहाँ पर मेरा घर है। ये मेरा घर है 4 वे पे। अब मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि बहुत गर्मी है, तुम बाहर जाओ, तुम हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आइसक्रीम की दुकान मेरे घर से 100 मीटर्स की दूरी पर है। कितनी मीटर्स की? 100 मीटर्स की। 100 मीटर्स की दूरी पर है आइसक्रीम शॉप। तो मैंने जब अपने फ्रेंड को बोला कि 100 मीटर्स की दूरी पर मेरे घर से आइसक्रीम शॉप है, तो वो निकला। अब उसके पास 4 रास्ते। जैसे आइसक्रीम शॉप यहाँ पे है, ये आइसक्रीम शॉप यहाँ पे है। अब मेरा फ्रेंड तो घर से निकला, लेकिन उसको पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है। वो यहाँ से गया 100 मीटर्स, लेकिन उसको शॉप मिलेगी? नहीं मिलेगी उसको शॉप। क्यों? शॉप तो इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे उसको एक आदमी मिलता है। यह आदमी से बोलता है कि आइसक्रीम की दुकान कितनी दूर है? वो इसको बोलता है कि 200 मीटर्स। कैसे? ये 100 प्लस ये 100। फिर से डायरेक्शन बिना सुने ही भाग गया। फिर से आया, वापस गया, यहाँ से गया 100 प्लस 100। इसको कभी आइसक्रीम की शॉप मिलेगी? नहीं मिलेगी आइसक्रीम की शॉप इसको कभी भी, क्योंकि इसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने इसको बोला 100 मीटर्स आइसक्रीम शॉप, इसको कभी आइसक्रीम की शॉप मिलेगी नहीं। होप मिलेगी, लेकिन ये बहुत चक्कर थक चुका होगा, तब तक शायद थक के मर भी जाए। लेकिन इसको आइसक्रीम की शॉप बहुत मुश्किल से मिल जाएगी। अगर अब मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे घर से निकला, अब मैं इसको बोलता हूँ 100 मीटर्स ईस्ट, 100 मीटर्स वेस्ट और साउथ और समथिंग साउथ और ईस्ट। अब जब मैंने इसको बोला कि आइसक्रीम की दुकान 100 मीटर्स मेरे घर से 100 मीटर ईस्ट की तरफ, 100 मीटर्स वेस्ट की तरफ, 100 मीटर्स साउथ की तरफ, 100 मीटर्स नॉर्थ की तरफ, तो अगर मैं खाली इसको मैग्नीट्यूड, ये इस 100 इसका मैग्नीट्यूड था, खाली मैं इसको मैग्नीट्यूड और यूनिट बता रहा था, तो इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में। जब मैंने इसको बोला 100 मीटर्स ईस्ट या 100 मीटर्स वेस्ट या 100 मीटर्स नॉर्थ की तरफ जाना है, तब इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो यही होता है हमारा वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और यूनिट तो होता ही है। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि वेक्टर क्या होता है और हमारा स्केलर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है वेक्टर और स्केलर के बीच में।
रिफ्लेक्ट मत ना हो रहा है बोर्ड। नहीं, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यह स्केलर क्वांटिटी और यहां से हम लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो इसके पास, तो आता है हमारी, फिर आता है हमारा वेक्टर। वेक्टर के पास क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये तीसरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो क्या है कंडीशन? जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, इट ओबेज वेक्टर्स लॉस ऑफ एडिशन। इट ओबे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर तो सिंपली स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और डायरेक्शन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, इट ओबेज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। ये ओबे करना चाहिए वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। अब क्या होता है वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन? ये हम आगे जाकर आगे नए वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बताता हूं ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चला 2 मीटर्स ईस्ट, और फिर इसी पॉइंट से मैं और 3 मीटर्स ईस्ट की तरफ ही चला, तो टोटल मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 7 मीटर्स ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब ये लो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये मेरा एंड पॉइंट बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चला 4 मीटर ईस्ट, लेकिन मैं इस पॉइंट से वापस आया 3 मीटर्स। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये, और मेरा एंड पॉइंट क्या है? ये। तो 4 - 3 टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरी है, डिस्प्लेसमेंट तो इस वक्त है मेरी 1 मीटर। लेकिन यहां पे जो हो रहा है, यहां पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर 4 + 3। कभी 4 + 3, कभी मुझे 2 प्लस, आप ले लीजिए, ये ले लो 3 और ये ले लो 2। कभी 3 + 2 मुझे 5 दे रहा है, कभी 3 + 2 का एडिशन मुझे 5 दे रहा है, और कभी 3 + 2 का एडिशन मुझे 1 दे रहा है। ये 1 क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि एंगल्स का लफड़ा है कि एंगल बिटवीन वो उन 2 पॉइंट्स के बीच में एंगल कितना होता है, उसी की वजह से हमें डिफरेंट आंसर्स आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं यहां से फिर से 3 मीटर गया ईस्ट की तरफ, और यहां से 4 मीटर जा रहा हूं नॉर्थ की तरफ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये मेरा एंडिंग पॉइंट बी, ये था 4 मीटर। 3, 4, 5 ट्राइंगल, मशहूर ट्राइंगल है, आपको पता ही होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट, मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी 5 मीटर। यहाँ पे भी वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन क्या हुआ? यहाँ पे 3 मीटर + 4 मीटर, यहाँ पे इसने दिया मुझे रिजल्ट है 5 मीटर। क्या हो रहा है? कभी इसका एडिशन मुझे सेम दे रहा है, सेम आंसर्स, कभी इसका एडिशन मुझे कुछ और आंसर दे रहा है, कभी इसका एडिशन मुझे कुछ और आंसर दे रहा है। तो क्या होता है इसके केस में? क्योंकि यहाँ पे एंगल मैटर करता है, एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। हम आगे जाके ये पढ़ेंगे क्यों 3 + 4 यहाँ पे 7 नहीं बल्कि 5 दे रहा है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये एंगल जो है थीटा, ये मैटर करता है वेक्टर के केस में, आगे जाके हम पढ़ेंगे। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। क्या पे लिखा था? यहाँ पे ओबेज वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन, ओबेज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। ये इसका इट इज एडिशन follows simple अलजेब्रा। क्या है इसका मतलब? कि इसका एडिशन एक सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 kg एप्पल्स थे,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 kg एप्पल्स थे, मैंने और 2 kg लाए प्लस 2 kg, ये सिंपली मेरे पास टोटल हो गए 4 kg। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लीटर ऑफ मिल्क था, मैंने और 2 लीटर्स लाए, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, टोटल मेरे पास आएगा 3 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये सिंपल एडिशन फॉलो करता है, सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा इसमें फॉलो होते हैं एडिशन के लिए, लेकिन इट फॉलोज वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। ये सिंपल अलजेब्रा से हमें फॉलो नहीं होता, ये फॉलो होता है वेक्टर्स ऑफ एडिशन से। फिर आती है एग्जांपल्स। जो हमारा स्केलर होता है, इसमें मेरे पास एग्जांपल्स के तौर पे ले लीजिए डिस्टेंस, कामा एनर्जी, और क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस कामा एनर्जी कामा टेम्परेचर, स्पीड एक्स्ट्रा। डिस्टेंस कामा एनर्जी कामा टेम्परेचर एंड स्पीड, ये क्या है हमारे स्केलर्स। और फिर आती है वेक्टर्स की एग्जांपल। वेक्टर्स के एग्जांपल में हम पहले लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट कामा वेलोसिटी कामा फोर्स कामा एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, एक्सेलरेशन आता है इसमें। तो क्या होता है हमारा स्केलर, फिर से मैं समझाऊंगा क्या होता है हमारा स्केलर। स्केलर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट तो होगा ही, और ये फॉलो करता है सिंपल लॉस ऑफ अलजेब्रा, ये ऐड होता है सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से। और इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास डिस्टेंस, एनर्जी, टेम्परेचर, स्पीड एक्स्ट्रा। और क्या होता है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो ओबे करना चाहिए वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या एक हमारे पास अब एक कंक्लूजन आता है, वो पहले मैं बोर्ड रब करूंगा तो यहां से लिखूंगा। बट हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज है, उनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद वो वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके बाद भी वो वेक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल करंट, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, यहां से आई 5 एम्पियर्स की करंट, और ये यहां से आई 2 एम्पियर्स की करंट। फॉर एग्जांपल ले लो ये 30 डिग्री एंगल पे, तो इस पॉइंट से वापस जा रही है 7 एम्पियर्स की करंट। फिर से ले लो ऐसे, यहां से फिर से आ रही है 5 एम्पियर्स की करंट, यहां से फिर से आ रही है 2 एम्पियर्स की करंट, यहां से फिर वापस जाएगी 7 एम्पियर्स की करंट। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कोई मैटर नहीं करता, एंगल 50 हो, 60 हो, 90 हो, वट एवर एंगल इट बी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिंपल लीनियर अलजेब्रा से ही ऐड होता है। इसके बाद डायरेक्शन भी है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन, तो इसके बाद भी ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। तो ये करंट हमारा ये स्केलर भी नहीं है, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। पहले आप वो छोड़ दीजिए, याद रखिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दूसरी एग्जांपल प्रेशर को भी कहते हैं हम डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, प्रेशर को भी हम कह देते हैं, उसका भी डायरेक्शन होता है, लेकिन वो फॉलो नहीं करता है वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, वो भी हमारा वेक्टर नहीं। उसके बाद डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इस बात से हमें एक कंक्लूजन मिलता है। क्या कंक्लूजन मिलता है, हम वो यहाँ पे लिखेंगे, अभी वो कंक्लूजन हम लिखेंगे। होप आप सब लोग को ये समझ आ रहा होगा कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये कंक्लूजन पॉइंट या नोट पॉइंट कुछ भी लिख लीजिए कान।
कंक्लूजन। क्या है वो कंक्लूजन? तो हम कंक्लूजन लिखेंगे, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। क्या कह रहा है ये पॉइंट? जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास डायरेक्शन होगा, बट मगर ऑल द क्वांटिटीज, but all the quantities having direction are not vectors। तो क्या कहता है ये पॉइंट हमें? ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास होगी, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास होगी उसका डायरेक्शन होगा। ये लाजमी है कि हमारे पास जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन होगा। बट ऑल द क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिनके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर्स नहीं है। इस तो आपको ये समझ आ ही गया होगा। तो वेक्टर होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? इट शुड ओबे द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन जिसका हेड और टेल होती है, ये इसकी टेल, ये इसका हेड। जो इस लाइन का हेड होता है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है। हेड जो है, हेड है इस लाइन का, ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। और जो इसका ये जो इसकी लेंथ है, जो इस लाइन की लेंथ है, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को? एक लाइन जिसका एक एरो मतलब हेड होता है, जो ये हेड होता है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किस डायरेक्शन में होगा ये इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और जो इस एरो का जो इसका लेंथ होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब मेरे पास 5 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट है। अब तो मेरे पास स्केल में न्यूटन होता नहीं, मैं मान लूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल। तो मैं बनाऊंगा 5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर, ये होगा बराबर 5 न्यूटन इन द ईस्ट। ये ईस्ट ऐसे इसकी डायरेक्शन, ये ईस्ट, इस डायरेक्शन में ईस्ट हो। ये तो बन गया मेरा वेक्टर। क्या बनाना था मुझे? 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ बन गया। क्या हम ये झंझट है कि हम हमेशा ये बड़ी, अगर किसी का 100, 1000, किसी का मैग्नीट्यूड 1000 भी हो सकता है, क्या हम हमेशा इतनी बड़ी लाइन्स बनाएंगे? नहीं। इसके लिए हम एक शॉर्टकट मतलब शॉर्ट रास्ता बनाते हैं। जैसे ये था फोर्स, अब यही हम बनाएंगे शॉर्ट से। देखो फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन ईस्ट। इसके ऊपर में हम ये एरो लगाते हैं। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे आप देखेंगे ये ए रिप्रेजेंट करता है, ये ए, इसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। कहीं पे आपको अगर ये नजर आए मॉड ऑफ ए, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मतलब इसमें हम खाली मैग्नीट्यूड के साथ डील करते हैं, नो डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे यही मॉड एफ लिखूं, मॉड एफ, इसका आंसर आएगा 5 न्यूटन। मॉड एफ का आएगा 5 न्यूटन। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हम यूज करते हैं। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स भी यहाँ पे खत्म हो गया। हम इसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्शन, जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगी आगे इसी चैप्टर में, हमें इंपॉर्टेंट इनका यूज है। ये होती है हमारी ईस्ट, ये होती है हमारी वेस्ट, ये होती है हमारी नॉर्थ, ये होती है हमारी साउथ। ये 4 डायरेक्शन तो सबको पता है। अगर हम इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक लाइन बराबर 45 डिग्री एंगल, कितना थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री पे डाले, तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं हम इसको, नॉर्थ ईस्ट। इन द सेम वे अगर हम यहां से 45 डिग्री, इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, हम क्या कहेंगे इसको, नॉर्थ वेस्ट। पर अगर यहां से इन द सेम यहां से 45 डिग्री एंगल पे, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट। अगर हम सेम यहां से एक लाइन 45 डिग्री एंगल पे, इसको कहेंगे हम साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शंस तो आपको समझ आ गई होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पे ये एंगल 20 डिग्री एंगल पे एक लाइन खींच रहा हूं, ये लेंथ ऑफ द लाइन होता है मैग्नीट्यूड इसका। अब अभी वो छोड़िए, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी 20 डिग्री यहां से एक लाइन खींच रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं मुझे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो कैसे करेंगे हम, आइए चलिए देखते हैं। तो ये उठ कहां से रहा है, उठ रहा है ये ईस्ट से, जा किसकी तरफ रहा है, जा रहा है नॉर्थ की तरफ। हम लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सेम वे फॉर एग्जांपल यहां से ये एंगल लीजिए 60 डिग्री। अभी उठ कहां रहा से, अभी उठ नॉर्थ से रहा है, जा कहा किसकी तरफ रहा है, जा वेस्ट की तरफ रहा है। कितने 60 डिग्री, इसको लिख सकता हूं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ 60, इसको मैं लिख सकता हूं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये यहां से आप ये छोटा वाला एंगल ये 30 आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 डिग्री जा कहां की तरफ रहा है, नॉर्थ की तरफ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब आपको ये समझ आ ही होगा। एक और करते हैं हम यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, तो ये उठा कहां से, ईस्ट से, जा किसकी तरफ रहा है, साउथ। इसको हम लिखेंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इस पे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे हमें डायरेक्शंस लेनी है। तो हाँ, कहाँ पे थे हम, अब मैं बोल रहा था कि हम इस टॉपिक पे हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये हमें बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो हमने बना लिया। कहाँ पे, 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 5 न्यूटन। अभी हमारे पास न्यूटन की स्केल नहीं होती है, 1 न्यूटन मैं लूंगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो कैसे मैं डालूंगा, एक लाइन जो होगी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये बराबर होगी 5 न्यूटन 37 डिग्री बन गई मुझे। 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये मुझे बन गई। आप इसको ट्राई करिए, कर लिया ट्राई। अब मैं ये बना दूंगा, कैसे बनाना है ये, यहाँ पे कर लीजिए 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ। पहले तो ये लिखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 2 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब यहां से कहीं ये होगी 2 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ आ गई है ये हमारे पास। ये क्वेश्चंस आप फिर से देख लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर लीजिए, आपको ये अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं
सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेक्टर्स के बारे में। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्या लिखने जा रहे हैं हम, some important pointers about vectors। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन वेक्टर्स के बारे में। अभी हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है ये पॉइंट नंबर 1, तो देखिए आप पॉइंट नंबर 1, on rotating vector by 2 pi it doesn't change। क्या लिखा मैंने पहला पॉइंट कि एक वेक्टर को ऑन रोटेटिंग वेक्टर बाय 2 पाई इट डजंट चेंज। एक वेक्टर को 2 पाई से रोटेट करने से वो चेंज नहीं होता है। पाई होता है हमारा यहाँ पे 180 के बराबर। क्या बोला मैंने, समझिए। तो क्या बोला मैंने कि एक वेक्टर को 180 डिग्री 2 पाई मतलब 360 डिग्री रोटेट करने से वो चेंज नहीं होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसका हेड है, ये इसकी टेल है। जब मैं इसको 2 पाई मतलब 360 डिग्री से रोटेट करूंगा, देखिए मैंने इसको 360 डिग्री से रोटेट किया, ये फिर से वही उसी डायरेक्शन में आ गया। मतलब 2 पाई से जब हम एक वेक्टर को रोटेट करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे बनाएंगे हम, देखिए ये एक वेक्टर मान लीजिए आप, जब मैंने इसको ये कितना मैंने किया इसको 2 पाई 360 डिग्री से रोटेट किया, जो ये दूसरा वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में वापस आ गया। मतलब 2 पाई जब हम 2 पाई को वेक्टर को हम 2 पाई जैसे एक वेक्टर है इसको हम 2 पाई से रोटेट करेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। इसको हम कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। दूसरा पॉइंट क्या है एक वेक्टर के बारे में, ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, जिसको हम कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। कि एक वेक्टर को हम उसके पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों हमें ये पैरेलल शिफ्ट किस लिए हमें लगता है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्या होता है ये पैरेलल शिफ्ट और किस लिए हमें ये यूज होता है। देखिए क्या होता है, आप मान लीजिए ये मेरे पास यहां पे एक वेक्टर है, ये 2 मीटर इसका मैग्नीट्यूड और ये 30 डिग्री एंगल पे। ये वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट की एक शर्त है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना तो इसका एंगल चेंज होना चाहिए। जब हम एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करें, ना जो हमें पैरेलल शिफ्ट करे ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना उसका एंगल चेंज होना चाहिए। देखिए ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल। यह हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। हम इसको यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं 2 मीटर 30 डिग्री, या हम इसको यहां पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये अब भी 30 डिग्री 2 मीटर, ये अब भी बना रहा है 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ और 2 मीटर अब भी इसका मैग्नीट्यूड है, अभी भी ये चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है, मैं इसको पैरेलली शिफ्ट यहाँ भी पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, या इसको मैं यहाँ पे
यहाँ भी पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एंगल x बना रहा है, ये भी x बनाएगा, ये भी x बनाएगा, इसका ये y मीटर्स है, y मीटर्स है, ये भी y मीटर्स है। इसको हम कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अब हमें ये क्यों जरूरत लगता है, अब वो हम देखते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स हमें किस लिए जरूरत लगता है। क्या पढ़ रहे थे हम, दूसरा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स अब यहीं पे था दूसरा, अब हमारा तीसरा, इसकी यूज हम आगे देखेंगे इसके बाद। तीसरा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is the smaller angle between their tails। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमें, तीसरा पॉइंट कहता है हमें कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है जब एक वेक्टर की टेल से टेल, फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लीजिए ये वेक्टर का हेड है, ये दूसरा वेक्टर है, इसका हेड ये है, जो मार्कर की कैप है, ये मान लीजिए वेक्टर का हेड है। ये पॉइंट हमें कहता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल वो होता है जो छोटा एंगल उनकी टेल्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन कराई, इसके बीच में दो एंगल है, एक तो ये अंदर वाला और एक बाहर वाला, दो एंगल से इन वेक्टर्स के बीच में। अब कौन सा एंगल होगा, एंगल ये छोटा है, मतलब यही एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल। और हाँ, ये एंगल ये हमेशा होता है हमारा 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 180। मतलब इसका मतलब क्या है, हमारे वेक्टर्स के बीच में मिनिमम एंगल जो बिटवीन टू टेल्स ऑफ वेक्टर्स के में मिनिमम एंगल हो सकता है वो हो सकता है 0 डिग्री का। जो जैसे हम ये दो वेक्टर्स लेके इनकी टेल्स के बीच में एंगल है 0 डिग्री, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 180, मतलब ये 180 डिग्री का। इसके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, ना 180 से ज्यादा हो सकता है ना 0 से कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए आप वेक्टर ए, ये मान लीजिए वेक्टर बी, ये इनकी टेल से जुड़ी है, और ये इनके बीच में ये एंगल मान लीजिए 120 डिग्री, और ये एंगल मान लीजिए 240 डिग्री। क्या आप बता सकते हैं कि इस ए वेक्टर और बी के बीच में एंगल थीटा कितना होगा, 240 होगा कि 120? ये क्या बताता है हमें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल। ये टेल के साथ टेल जुड़ी है, वो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें इनके बीच में स्मॉलर एंगल कौन सा आता है, 120, मतलब एंगल 120 होगा। ये आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर्स के बारे में। हम इस पे अभी एक और दो क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहला ये मान लीजिए आप वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, यहाँ पे ये 300 डिग्री का एंगल है। बताइए थीटा कितना होगा यहाँ पे, जो ये दो है ए और बी के बीच में। आप बता सकते हैं मुझे थीटा क्या, ये 300 थीटा होगा या अंदर वाला थीटा होगा? हमारा थीटा ये होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी।
क्या आप बता सकते हैं इन दो ए और बी के बीच में कितना एंगल हो सकता है? थीटा कितना होगा, कितना हो सकता है? 120। थीटा कितना होगा इन दो के बीच में? 120 नहीं, गलत। एंगल 120 है ही नहीं इनके बीच में। क्यों? मैंने क्या कहा था, जब दो वेक्टर्स की टेल जुड़ी हो, लेकिन आपने यहाँ पे शायद नोट्स नहीं करा होगा, यहाँ पे इसका हेड जुड़ा है और इसका हेड इसके टेल के साथ जुड़ा है, ये तो नहीं होगा। अब हम इसमें एंगल ढूंढेंगे कैसे ढूंढेंगे हमें इसमें एंगल? हमें पता है हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में कहीं भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। ये बी वापस लिखा है यहाँ पे, क्या ये ए को मैं पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकता? ऐसे मान लीजिए मैंने ए को पैरेलल शिफ्ट किया, ये तो पहले यहाँ से ए आ रहा था, इसके बीच में कितना था 1 एंगल 120। ये टोटल, ये तो लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये पहले ही 120 हमें है यहाँ पे, अब ये कितना होगा? ये तो लाजमन 60 होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आ गया ये भी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रख लीजिए 110 डिग्री। यहाँ पे भी सेम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे। इस वेक्टर को हम आगे पैरेलल शिफ्ट करें ऐसे, इसका नाम ए, इसका नाम बी। इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट किया बी को यहाँ पे, ये 110, टोटल तो 180 होता है। अब ये कितना होगा 70 डिग्री, मतलब थीटा यहाँ पे कितना होगा 70 डिग्री। इसीलिए हमें पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इसमें यूज आता है, इसलिए हमने पढ़ा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वेक्टर्स के बारे में। होप आप सब लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब हमें वेक्टर्स का एक और टॉपिक, इसके बाद हमें आता है, क्या आता है हमें? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, क्या क्या वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे पहला टाइप मेरे पास आता है इक्वल वेक्टर्स। कब हम दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स को इक्वल कह सकते हैं? पहला, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम ही हो। दो वेक्टर्स को हम तब इक्वल वेक्टर्स कहते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेक्टर ए दे दीजिए 2 न्यूटन, और यहाँ पे वेक्टर बी ये भी ले लीजिए 2 न्यूटन। हम लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, इन वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब मेरे पास है ये 2 मीटर, इसकी डायरेक्शन है इस साइड, मतलब ईस्ट की साइड, और यहाँ पे मुझे एक और वेक्टर है 2 न्यूटन ईस्ट, ये क्या है मेरा बी। क्या ये दो वेक्टर्स इक्वल होंगे? मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। हम लिख सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बट these आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट भी सेम होना चाहिए। इसका यूनिट क्या है? मीटर। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। तो हम इन दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं
सॉरी, यहाँ पे वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड नहीं, ये गलती से मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सॉरी, यहाँ पे वेक्टर ए इज नॉट, लेकिन मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड इसका भी यही है, इसका भी यही है, हो गए हमारे पास ये इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद दूसरा टाइप आता है मेरे पास नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है नेगेटिव वेक्टर? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। दो वेक्टर्स को तब हम कह सकते हैं नेगेटिव वेक्टर जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो मगर डायरेक्शन अपोजिट। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए 5 न्यूटन ईस्ट, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी 5 न्यूटन वेस्ट। ये दो वेक्टर्स आपस में नेगेटिव वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर, सॉरी नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, या ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये होता है हमारा नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है नेगेटिव वेक्टर? हमारा जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो मगर डायरेक्शन अपोजिट हो। आगे हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स भी। तीसरा आता है हमारे पास पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पहले हम देखेंगे पैरेलल क्या होता है। पैरेलल, हम दो वेक्टर्स को तब पैरेलल कह सकते हैं जब एक वेक्टर की टेल के साथ टेल जुड़ी हो और उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का हो। टेल टू टेल थीटा कितना होगा? 0 डिग्री का। दो वेक्टर्स को हम तब पैरेलल कह सकते हैं जब उनकी टेल्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये जा रहा है वेक्टर ए और इसी पे जा रहा है दूसरा वेक्टर बी, इनकी टेल्स के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अब ये दो वेक्टर्स मान लीजिए, इनको हम वेक्टर पैरेलल वेक्टर कब कह सकते हैं? जब इनकी टेल्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल देखिए, ये इसका हेड, ये इसका हेड, देखिए इनकी टेल्स के बीच में एंगल 0 डिग्री, ये भी इसी साइड जा रहा है, ये भी इसी साइड जा रहा है, इसको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। इसके बाद मेरे पास आता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होता है? टेल टू टेल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़ी हो और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स मान लीजिए आप, ये हेड ऑफ दिस वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ दिस वेक्टर, इनके बीच में एंगल टेल के साथ टेल जुड़ी है और इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का है। इन वेक्टर्स को हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। टेल टू टेल एंगल होता है 180, टेल टू टेल एंगल होता है 0 डिग्री। इसके बाद हमारे पास आते हैं फोर्थ, हमारे पास क्या आता है? कोलिनियर एंड कोप्लानर वेक्टर्स। पहले हम देखेंगे कोलिनियर। फोर्थ हमारे पास आता है कोलिनियर एंड कोप्लानर वेक्टर्स। क्या होता है कोलिनियर वेक्टर एंड क्या होता है कोप्लानर वेक्टर? देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर, जब दो वेक्टर्स एक ही लाइन में या एक ही, हम कह सकते हैं एक ही लाइन में लाई कर रहे हो, उसको उन वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलिनियर। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये एक लाइन है, इसमें मान लीजिए ये वेक्टर ए है
और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इन दो को हम कहते हैं को लीनियर वेक्टर्स। और हमारे इसके बाद आता है कोप्लानर वेक्टर्स। इसको कह सकते हैं लाई ऑन सेम प्लेन। इसको कह सकते हैं हम लाई ऑन सेम लाइन। कब हम दो वेक्टर्स को कोप्लानर कहते हैं? जब वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये लीजिए, मान लीजिए अब दो वेक्टर्स हैं मेरे पास। अगर मैं ऐसे रखूं तो अभी ये किस प्लेन में? अभी ये इस प्लेन में, मतलब बोर्ड की प्लेन में लाई कर रहे हैं। अभी मैं ऐसे लूं तो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे लूं तो अब तब भी इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। जब दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं उनको हम कहते हैं कोप्लानर वेक्टर्स। तो इसके बारे में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे। क्या है वो? टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। ये कहता है कि हमें जब भी दो वेक्टर्स आपस में जुड़े होंगे वो हमेशा कोप्लानर होते हैं। एट एनी इंस्टेंट वो हमेशा कोप्लानर होते हैं। बट थ्री वेक्टर्स may or may not be कोप्लानर। क्या है इसका मतलब? ये बोलता है हमें कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लानर होंगे। जब भी दो वेक्टर्स आपस में जुड़े होंगे वो हमेशा कोप्लानर होंगे। बट अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं भी आपको देखिए, ये ले लीजिए, हमारे पास तीन वेक्टर्स है, ये इसका हेड और ये इसका हेड। तीन वेक्टर्स है मेरे पास। ये कोप्लानर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल कोप्लानर ये कब होंगे? जब ये तीन वेक्टर्स ऐसे एक ही प्लेन में, किस प्लेन में ये तीनों लाई कर रहे हैं? बोर्ड की प्लेन में ये तीनों लाई कर रहे हैं। अब अगर ये ऐसे हो गए, देखिए, अब अगर ये ऐसे हो गए, अब तो ये एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। या ऐसे हो गए, इस वक्त भी ये एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे। मतलब मेरे कहने का मतलब है जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स हो वो हमेशा कोप्लानर होते हैं। और तीन वेक्टर्स के केस में हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हमें एक और वेक्टर, इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 5 कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है? when two or more vectors intersect on same point or their intersect or meet or their line of action meet at a same point or intersect at same point are called as concurrent vectors। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम तब कॉन्करेंट कह सकते हैं जब ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हो या इंटरसेक्ट कर रहे हो, तब इनको हम कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये लीजिए, यहाँ से वेक्टर ए, यहाँ से वेक्टर बी, यहाँ से वेक्टर सी। देखिए ये तीनों वेक्टर ए, वेक्टर बी या वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी या वेक्टर सी, ये एक ही पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा ओ, इस पे मीट कर रहे हैं। तो इन तीन वेक्टर्स को हम कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। अब आता है इसी पॉइंट का दूसरा, और देयर लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है,
और ये एक वेक्टर है, इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी। जब ये वेक्टर ये कब होंगे कन्वर्ज, देखिए ये तो मीट नहीं कर रहे, लेकिन देखिए जब मैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करूंगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से, इसकी यहाँ से, इसकी यहाँ से, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन ने इस पॉइंट पे मीट किया, इनको भी मैं कनकरेंट वेक्टर कह सकता हूँ। तो आ गया हमारे पास कनकरेंट वेक्टर भी। अब मैं सिंपली आपको सिखाऊंगा कनकरेंट वेक्टर क्या होता है। देखिए ये मेरे पास 3 वेक्टर है, जब इनका पॉइंट एक ही जगह पे मीट कर रहा हो या इंटरसेक्ट कर रहा हो आपस में, इसको हम कहते हैं कनकरेंट वेक्टर। देखिए ये 3 वेक्टर जो मेरे पास है, इनका ये यहाँ पे देखिए ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इन 3 वेक्टर्स को हम कनकरेंट वेक्टर कह सकते हैं, या इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा हो, उनको हम कनकरेंट वेक्टर कहते हैं। इसके बाद मेरे पास आता है जितने भी टाइप ऑफ वेक्टर्स मैंने अब तक पढ़ा है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका नाम है यूनिट वेक्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे वेक्टर्स में हमें ये बहुत यूज करना है। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर हम कब कहते हैं? कब कहते हैं? ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। एक वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर तब कहते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो। फॉर एग्जांपल या मैं वेक्टर ए ले रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो जब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, किस लिए हमें यूनिट वेक्टर यूज होता है? इट इज यूज्ड टू गिव डायरेक्शन टू अ वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हमें किस में यूज आता है? ये यूनिट वेक्टर हमें यूज आता है किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने में, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने में। अब बात आती है इसकी रिप्रेजेंटेशन की। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम ए के ऊपर कैप लगाते हैं, इसको कहते हैं हम ए कैप, इसको हम ए कैप पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है, ये जो ए कैप है ये है यूनिट वेक्टर, ए कैप ये है यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ए कैप किसके बराबर होता है? ए कैप, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ए कैप होती है हमें बराबर वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? हमें वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। आगे हम देखेंगे ये कैसे होता है, क्या होता है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आप फिलहाल बस इतना याद रखिए, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, और वो किस लिए हमें यूज होता है? ओनली एंड ओनली वो इट इज यूज्ड फॉर टू गिव डायरेक्शन एनी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट था, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और ये किस लिए हमें यूज में आता है। इसके बाद हमारे पास एक और वेक्टर आता है जिसको हम कहते हैं जीरो और नल वेक्टर। क्या होता है जीरो और नल वेक्टर? इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, और रही बात इसकी डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी होती है। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। एक वेक्टर को हम कब जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं? नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, 0 मतलब नथिंग, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं हो और उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। डायरेक्शन मतलब आर्बिट्ररी डायरेक्शन। अब आप सोच रहे हैं कि जब इसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो हम ये किस लिए यूज कर रहे हैं और क्यों? ये इसका यूज हमें आगे पता चलेगा जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या साइन या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करेंगे। क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस करते हैं उसका रिजल्ट भी वेक्टर ही होता है।
जब हम दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो उसका रिजल्टेंट होता है वो भी वेक्टर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वेक्टर थे ए क्रॉस बी, मैंने जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वहां पे मुझे रिजल्टेंट 0 आया, लेकिन ये जो 0 मुझे आया ना, ये वेक्टर होगा, ये 0 वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा? नल वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन पता है क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। होप आप सब लोग को जो मैंने आज यहाँ पे पढ़ा है सब लोग को समझ आ गया होगा। और यहाँ पे हमारा ये वेक्टर्स का पहला लेक्चर खत्म हो गया। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नए वीडियो में।